गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ओके सर, तो फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो इसी में आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक कुछ शायद 45 या 55 कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। देखते हैं ना, पहले कुछ कुछ पुराने क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ना। जैसे ये क्वेश्चन हो गया था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 ये हो गया था। रिसेंटली जो अपने यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, विच एम्स टू बिल्ड क्लोज टाइज बिटवीन यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर स्टेट अंडर द बैनर एक भारत श्रेष्ठ भारत। बताइए सर, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर, ताकि ये जो टाइज है बिटवीन द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड अदर स्टेट। कोई बात नहीं सुकन्या जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्चुअली मैं क्लास के बाद ना आपकी तबीयत पूछने ही वाला था ना। ऐसा हो जाता है समटाइम्स, तबीयत की वजह से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। आई होप अभी आपका तबीयत ठीक है ना, इसके लिए सॉरी होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। चलो जी। एक्चुअली थोड़ा सा अभी एकदम से गर्मी भी बढ़ा है और आज एसी का वर्किंग भी दिक्कत कर रहा था। इस वजह से आज सफोकेशन भी ज़्यादा हो रहा था क्लास में ना। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास से होपफुली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हम करवा देंगे। चलो हाँ, तो ये कौन सा था? यूथ संघ, युवा संगम ना, युवा संगम। ओके। 45 तक आई थिंक क्वेश्चन हो गए थे। ये भी हो गया था। ऑपरेशन दोस्त हो गया था। ठीक है। अंत्योदय सर्वे वाला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है। ये विक्ट्री सिटी भी आई थिंक हो गया था ना, हाँ। हाँ, 50 के करीब हाँ हो गए थे इसका मतलब। रिफॉर्म नेशन ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है। इसके बाद 56 तर्कश। तर्कश के बारे में पढ़ा था, बायोलॉजिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में देखा था, है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से हाँ ये क्वेश्चन नंबर 56 तक की हम लोग की कहानी हो गई थी। हाँ जी सुकन्या जी, सफोकेशन से थोड़ा सा जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस चक्कर में बॉडी में डिजीनेस फील होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, आई होप अभी आप ठीक होंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 तक हो गया था, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। Recently, India, Brazil, and which of the following countries has announced to establish Global Biofuels Alliance? India, Brazil, and which of the following countries has announced to establish Global Biofuels Alliance? China, Canada, Australia, USA। बागरा जी और वेंडी जी, अभी तो आवाज़ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार ना फिर से इसको एग्जिट करके फिर से स्टार्ट करिए, है ना। फिर से दोबारा से स्टार्ट करिए अगर साउंड नहीं आ रहा आपको तो। हाँ, तो ग्लोबल हम बायोफ्यूल अलायंस बना रहे हैं, इंडिया, ब्राज़ील और तीसरी कंट्री कौन सी है सर? तीसरी कंट्री है सर अपनी यूएसए। ठीक है, तो इंडिया, ब्राज़ील और यूएसए हम मिलके क्या बना रहे हैं? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना रहे हैं। तो ये सारा काम इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर हो रहा है। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है कि एक तो अपन हो गए यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, और भी कोई कंट्री अगर इंटरेस्टेड है तो हम उनके साथ मिलके एक बायोफ्यूल अलाउंस बनाएंगे। ठीक है, तो बायोफ्यूल अलायंस का काम क्या होगा? बायोफ्यूल अलायंस का काम ये होगा कि दुनिया भर में जो बायोफ्यूल्स की डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा फास्ट करना। बायोफ्यूल्स होते क्या हैं? ठीक है, बायोलॉजिकल चीज़ों से जो बने हुए फ्यूल्स होते हैं वो बायोफ्यूल्स होते हैं, जो बायोमास से बनते हैं। बायोमास जैसे कि आपका वुड है, स्ट्रॉ है, इन सारी चीज़ों को के कंबशन की वजह से, ठीक है, जो आपको फ्यूल जनरेट होता है वो कहलाता है आपका बायोफ्यूल। ठीक है, बायोफ्यूल अगर आप देखोगे, जैसे बायोडीजल है, बायो इथेनॉल है, बायो मिथेनॉल है, ये सारा आज के टाइम में हम डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है। चलो जी, तो इथेनॉल आपका एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो डिफरेंट प्लांट मटेरियल्स के
पार्ट से मिलता है। साथ ही साथ शुगर केन का जो जूस होता है उसके फर्मेंटेशन से भी आपको इथेनॉल मिलता है। ठीक है, तो और इथेनॉल भी क्या है आपका एक तरीके का बायोफ्यूल, इसीलिए इसको बायो इथेनॉल भी कहते हैं। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द फेलिक्स होफिट बोइनी यूनेस्को पीस प्राइज 2022? Recently, who amongst the following has received the Felix Hofit Boini UNESCO Peace Prize 2022? डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, एंजेला मर्कल, जेसिंडा अर्डन। बताइए सर। ए एंड बी तो बिल्कुल नहीं, आई थिंक सी है। चलो देखते हैं। तो फेलिक्स होफिट बोइनी यूनेस्को पीस प्राइज, ठीक है, ये किसको मिला है सर? ये मिला है आपका एंजेला मर्कल जी को, जो आपकी अभी जर्मनी की वाइस चांसलर थी ना, तो एंजेला मर्कल जी को मिला ये अवार्ड। ठीक है, 1989 से अवार्ड दिया जा रहा है, एनुअली ये अवार्ड दिया जा रहा है। ऐसे लिविंग इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने पीस प्रमोट करने के लिए एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला जी को भी मिल चुका है, और आपके जो प्रेसिडेंट डी क्लर्क हैं, जो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, उनको भी अवार्ड यूनेस्को दे चुका है। तो फेलिक्स होफिट बोइनी पीस प्राइज, ठीक है, ये नोबल पीस प्राइज से कंफ्यूज मत कर लेना इसे। ठीक है, तो इस बार का ये अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है आपको, ये यूनेस्को प्रोवाइड करता है, ये अवार्ड मिला है एंजेला मर्कल जी को। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। Recently, which of the following security forces conducted the Operation Narcos and Operation Ahat during January 2023? तो दो ऑपरेशन है सर, ऑपरेशन नार्कोस और ऑपरेशन आहट। तो जनवरी 2023 में किस सिक्योरिटी फोर्स ने ये ऑपरेशन करे? अगर आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा भी याद हो तो आंसर आपका सही हो जाएगा। बताइए जनाब, इसका क्या आंसर होगा? नार्कोज और ऑपरेशन आहट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्टेड द ऑपरेशन? बताइए। ओके, करेक्ट आंसर क्या है सर इसका? आरपीएफ सर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो अभी हो क्या रहा है, जो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लोगों को किडनैप करके ले जाते हैं ना, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आरपीएफ ने ये प्रोग्राम चलाया है। तो एनसीआरबी के हिसाब से अबाउट हर साल 2200 केसेस होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इस तरह के ऑपरेशन चला रहा है, जैसे ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन नार्कोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च्ड अ नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन which is aimed at ending filariasis disease. India aims to eliminate filariasis by which of the following years? हाँ सर, ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम फिलियारिसिस को कब तक टारगेट कर रहे हैं एंड करने का। तो अपने जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नेशन वाइड लॉन्च किया है कैंपेन। तो इसका टारगेट है फिलियारिसिस डिसीज को एंड कर देना। तो कब तक का टारगेट है सर? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वी विश टू एंड इट? हाँ जी, तो फिलियारिसिस देखो, एंड करने का जो हमारा टारगेट है,
वो है सर हमारा 2027, ठीक है। 2027 तक हमने टारगेट लिया है कि इसको फिलियारिसिस खत्म करेंगे। इसका पूरा नाम है लिम्फेटिक फिलियारिसिस, फिलेरियासिस, लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ये है क्या सर? इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ये एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की कैटेगरी में आता है। और ये आपका जो पूरा बॉडी है, हमारा जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है ना, उसको पूरा ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब कोई भी डिसीज का नाम सुनो तो सबसे ज़रूरी होता है ये जानना कि क्या वो किसी फंगस से हो रहा है, यानी वो फंगल डिसीज़ है, या बैक्टीरियल डिसीज़ है, या फिर आपका वायरल डिसीज़ है। वो डिसीज़ फैल किससे रहा है? तो वो फैल रहा है सर एक पैरासाइट से, ठीक है। वो एक पैरासाइट से फैल रहा है, इसीलिए इसको वेक्टर बॉर्न डिसीज कहते हैं। मतलब एक किसी और चीज़ से ये आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। मतलब एक वेक्टर मतलब क्या होता है? एक मीडियम होता है। एक कोई पैरासाइट होगा जो कहीं और से इन्फेक्ट होके आएगा और वो आपको भी इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक डिसीज है। कुछ नेमाटोड्स होते हैं, है ना, जिनको राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे और वहां से ये आपको बीमारी फैल जाती है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसके लिए 3 ड्रग ट्रीटमेंट WHO रिकमेंड करता है। एक है आइवरमेक्टिन, एक है डाइइथाइल कार्बामाजाइन साइट्रेट और एल्बेंडाजोल, ठीक है। एक है आइवरमेक्टिन और एक है डाइइथाइल कार्बामेजाइन सिट्रेट और एल्बेंडाजोल। तो ये 3 मेडिसिन हैं, ये 3 ड्रग्स हैं जो WHO रिकमेंड करता है लिम्फेटिक फिलेरियासिस एंड करने को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 2 चीज़ें ध्यान रखना। ये कैसी डिसीज़ है? पैरासाइटिक डिसीज़ है। ये हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय करती है, तो ये हमारा पैरासाइटिक डिसीज़ है। और दूसरा, इसके 3 ड्रग्स के नाम ध्यान रखिएगा जो इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? फिर सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 761। व्हाट इज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक which is being celebrated in India from February 13 to February 17? What is the theme of the Financial Literacy Week which is being celebrated in India from February 13 to February 17? बताइए। अभी हम देखेंगे कौन ये सब लॉन्च कर रहा है, लेकिन इस बार का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है उसका थीम क्या है? बताइए सर। ओके, तो DADA। तो इस बार का जो थीम है वो है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ठीक है। ये जो आपका लिटरेसी वीक है कौन चलाता है? आपका ये RBI चलाता है। इसका पर्पस क्या है? ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों की बढ़े, लोगों को बैंक्स के बारे में पता चले, लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चले, लोग फाइनेंशियल लिटरेसी अपनी डेवलप करें। इसी के लिए RBI इस तरह की क्या कहते हैं लिटरेसी वीक चलाता है। तो इस बार की थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। मतलब अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज अच्छी है, आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मेंटेन करते हैं, आप अच्छा फाइनेंशियल बिहेवियर शो करते हैं, तो बुरे टाइम में वो पैसा आपके काम आएगा, है ना। इसीलिए वो आपका योर सेवियर, वो सेवियर बनेगा आपका। तो ये इस बार की थीम थी। वेल जो खास क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 62। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? बताइए सर। अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है आदि महोत्सव फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये किस सिटी में है? मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर, शिलोंग? हाँ जी सर, प्रधानमंत्री ने अभी जो आदि महोत्सव फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ ट्राइफेड का, तो वो किस सिटी में हुआ था? ये आपका बी। ओके, इसका आंसर देखो, इसका आंसर है न्यू दिल्ली, ठीक है।
तो ये आदि महोत्सव किसने करवाया? ट्राइफेड ने। सर ये ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड के बारे में जान लो। एक नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एपेक्स मतलब सबसे टॉप की ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ट्राइफेड का पर्पस क्या है? जो आपके ट्राइबल पीपल हैं उनको एम्पावर करना नॉलेज से, टूल से, इंफॉर्मेशन से, ताकि वो चीज़ों को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में समझ सकें, ठीक है। और साथ ही साथ जो ट्राइबल लोग हैं उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना, ये इस स्कीम का पर्पज़ है, वो मतलब इस बॉडी का पर्पज़ है। तो ट्राइबल पीपल का डेवलपमेंट इज द पर्पज़ ऑफ ट्राइफेड, ठीक है। तो ट्राइफेड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। चलो, तो इसीलिए ट्राइफेड ने एक आदि महोत्सव फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था। तो ये ऑर्गेनाइज कराया था आपका न्यू दिल्ली में। तो इसमें वो करते क्या है? ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्राइबल कल्चर को जाने, उनके ट्राइबल प्रोडक्ट्स को जाने और उनको परचेज करें। नेक्स्ट 63, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेस? हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस या फिर सर आपका बिहार पुलिस? बताइए। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah presented President's Color Award to which of the following security forces? हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस या फिर सर आपका बिहार पुलिस? क्या लग रहा है सर? हरियाणा पुलिस पक्का? क्या बात है, यूनानिमसली सवाल आंसर हरियाणा पुलिस दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज हरियाणा पुलिस। ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किसे दिया जाता है? ये किसी भी मिलिट्री यूनिट को, या फिर कोई मिलिट्री ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट हो, या कोई स्टेट की पुलिस फोर्स हो, या कोई यूटी की पुलिस फोर्स हो, इनमें से किसी को भी ये अवार्ड दिया जाता है। अगर उनकी सर्विस बहुत एक्सेप्शनल सर्विस मानी जाएगी तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। पीस टाइम में भी दिया जा सकता है, वॉर टाइम में भी दिया जा सकता है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड को हिंदी में राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अवार्ड किसे मिला था? ये मिला था सर आपका इंडियन नेवी को, ठीक है। और ये 1951 से ये अवार्ड चल रहा है, मतलब जब से प्रेसिडेंट चल रहे हैं तब से ये अवार्ड चल रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे 1951 में, तब ये अवार्ड किसे मिले था? नेवी को मिला था। इसमें होता क्या है, एक अलग से फ्लैग होता है जिसको निशान कहते हैं, वो उस यूनिट को दे दिया जाता है जो इस अवार्ड को जीतते हैं ना। तो उसमें एक स्पेशल कलर का आपका इंसिग्निया होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ हमने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। Recently, who amongst the following has been appointed as the Chief Justice of the Guwahati High Court? अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के सर नए चीफ जस्टिस बने हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल राइट, तो सर जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर इज जस्टिस संदीप मेहता, ठीक है। तो नए आपके जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है संदीप मेहता। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा मुझे हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है उससे रिलेटेड आपसे बात करनी थी। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि हाई कोर्ट की जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो किस आर्टिकल के थ्रू होती है? आर्टिकल 217, ठीक है। तो आर्टिकल 217 के तहत जो हाई कोर्ट का जज है उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट के भी जज को ये मत समझना गवर्नर अपॉइंट करेगा, उनको भी कौन अपॉइंट करता है? सर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और किसकी कंसल्टेशन की बेसिस पे? आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी कंसल्टेशन के बेसिस पे, अलॉन्ग विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहने का मतलब है इसमें कलेजियम इन्वॉल्व होगा, ठीक है, कलेजियम सिस्टम इन्वॉल्व है। तो इसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, आपका स्टेट के गवर्नर भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा।
साथ ही साथ देखो अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे हो तो यही दोनों कंसल्टेशन में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर उस स्टेट के हाई कोर्ट के जज को आप अपॉइंट कर रहे हो तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इन केस द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, ठीक है। कंसल्टेशन का प्रोसेस क्या है, कलेजियम कुछ नाम रिकमेंड करेगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है। फिर वो कलेजियम का जो आपका रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा और प्रेसिडेंट साहब का काम होगा उनको अपॉइंट करना, ठीक है। प्रपोजल लेकिन इनिशिएट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जरिए, ठीक है। फिर वो चीफ मिनिस्टर को रिकमेंडेशन भेजी जाएगी, वो गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि प्रपोजल यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेजा जाए, ठीक है। चलिए सर, तो ये पूरा प्रोसेस है, तो दैट इज प्रोसेस। ये मेन चीज इसमें जो आपके सबसे काम की चीज है दो, एक तो अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल इज 217 और दूसरा कि आपका जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, या हाई कोर्ट के जो जजेस है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है सर। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है सर? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक समझ रहे हैं तो गिव मी थम्स अप। तो दो चीजें आपको मेन समझनी थी, एक तो आर्टिकल कौन सा 217 और दूसरा क्या समझना था कि सर जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, है ना, देखो रिकमेंडेशन तो कॉलेजियम की चलती है लेकिन अपॉइंट गवर्नर नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर एडवाइस करता है बस, ठीक है। ऑल राइट सर। क्वेश्चन नंबर 65, recently which of the following companies has unveiled the Hindustan led in fighter trainer HLFT 42 design at the 14th edition of the Aero India 2023 बेंगलुरु? बताइए सर, ये किस कंपनी ने ये डिज़ाइन बनाया है HLFT 42? अभी एरो इंडिया चल रहा है ना, तो अभी 14th एडिशन चल रहा है जिसमें हमारे जो इंडिजीनियस वेपन्स हैं, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हैं, उनको हम शोकेस करेंगे। तो इस एडिशन में 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया में तो जो HLFT 42 डिज़ाइन है तो किस कंपनी ने अनवील किया है? बोइंग, एयरबस, HAL या लॉकहीड मार्टिन? बोइंग, एयरबस या HAL या लॉकहीड मार्टिन, बताइए सर। ऑल राइट, तो जो HLFT 42 टेक्निक है, देखो पहली बात तो इसमें जो शो होता है वो इंडियन एयरक्राफ्ट शो होंगे और इंडियन एयरक्राफ्ट की एक ही कंपनी दिख रही है HAL, तो आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, किसकी ये डिज़ाइन होगी? HAL की डिज़ाइन होगी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से, ये HLFT 42 डिज़ाइन किसकी है? ये डिज़ाइन है आपका HAL की, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 66। Recently, which of the following organization has presented an initiative named as निर्माण से शक्ति to modernize infrastructure? तो ये इनिशिएटिव किसका है? निर्माण से शक्ति इनिशिएटिव किसका है? EPFO का है, NHAI का है, NDRF का है या फिर सर आपका ESIC का है? बताइए। निर्माण से शक्ति जो इनिशिएटिव है वो सर किसका है? बी आंसर? तेविन जी को बी लग रहा है, बाकी लोग बताइए। मतलब सर निर्माण हो रहा है सर, कुछ निर्माण मतलब डेवलपमेंट, कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो कंस्ट्रक्ट सर हाईवे होता है, तो इस हिसाब से सर NHAI लगा देते हैं। ऐसा है क्या लॉजिक? ओके, चलो सर। करेक्ट आंसर इज ESIC, ठीक है। इस लॉजिक के हिसाब से जो निर्माण से शक्ति इनिशिएटिव है वो ESIC का है। ESIC की फुल फॉर्म एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। देखो ये क्यों बनाया गया, एक कानून है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, उसके तहत ये कॉरपोरेशन बनाया गया, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम देखो मेन ये है कि ऐसे जैसे कोई कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज की सैलरी अगर 15,000 से कम है, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज
जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो वो एम्प्लॉयज किस स्कीम में कवर होते हैं? ईएसआईसी में कवर होते हैं। ठीक है, उनका कौन ध्यान रखता है? ईएसआईसी कवर ध्यान रखता है। तो ईएसआईसी क्या करेगा? इन लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, और प्रोविडेंट फंड की इनकी व्यवस्था करेगा। इनकी सैलरी से कुछ परसेंट कटेगा, कुछ परसेंट गवर्नमेंट इनकी सैलरी में मिलाएगी। मतलब इनकी सैलरी का कुछ परसेंट उनका एम्प्लॉयर मिलाएगा और कुछ परसेंट इनके गवर्नमेंट मिलाएगी, है ना। इनकी सैलरी से सरकार कुछ नहीं काटेगी, कुछ हिस्सा सरकार मिलाएगी जो इस एम्प्लॉय को मिलाना था, और इनकी सैलरी का कुछ हिस्सा काट के वो एम्प्लॉयर जो है, मतलब जो उस कंपनी में उनको नौकरी दे रहा है, वो मिलाएगा। तो ये मिला के इनका ये पैसा इकट्ठा होता रहेगा पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, और कुछ एक्स्ट्रा इनको इंश्योरेंस वगैरह के बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 15,000 से कम में है। ठीक है, तो उनके लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन काम करता है। ठीक है, क्योंकि आप डाउट करेंगे ना कि सर प्रोविडेंट फंड के लिए तो ईपीएफओ भी है, बिल्कुल है, लेकिन जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनका पीएफ कौन मेंटेन करेगा? ईएसआईसी। तो इसी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, निर्माण से शक्ति। तो इनका पर्पज ये है कि जो ईएसआईसी स्कीम के तहत जो हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आप हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिस पे आप सुविधा देते हो, तो उनको अपग्रेड करना है और मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, और मॉनिटरिंग सुपरविजन के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड होना चाहिए। नई बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज इंश्योर करो ताकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का हो, डिलेज एलिमिनेट हो, कॉस्ट ओवररन ना हो, है ना। लैंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करा जाए, मतलब अपने काम को, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना, है ना। तो ये है ईएसआईसी का निर्माण से सशक्ति इनिशिएटिव। तो ईएसआईसी ध्यान रखना, ये उन लोगों के लिए काम करता है जिनकी सैलरी 15,000 रुपीज से कम होती है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? फिर इसके बाद सर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67 पे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च खनन प्रहारी मोबाइल ऐप। इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? बताइए सर, खनन प्रहारी मोबाइल ऐप किसका है? माइंस मिनिस्ट्री का है। माइन, खनन का मतलब होता है मिनरल्स, ठीक है, खनन का मतलब होता है मिनरल्स। तो खनन प्रहारी ऐप किसका है? माइंस मिनिस्ट्री का, कोल मिनिस्ट्री, अर्थ साइंसेज का, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ओके, माइंस। चलो हाँ, तुक्का एक माइंस हो सकता है। तुक्का एक माइंस हो सकता है, बट करेक्ट आंसर इज कोल मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो खनन प्रहारी ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है? कोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और इसका नाम भी है पूरा, कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो कहीं भी अनऑथराइज अगर कोल माइनिंग एक्टिविटी हो रही होगी, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, और उस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये खनन प्रहारी ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दैट इज योर खनन प्रहारी ऐप। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाओ। Who amongst the following from India will be awarded the UNESCO's International Mother Language Award 2023? यूनेस्को का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 किसको मिला है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है ना आपका फरवरी में, तो उसी दिन ये अवार्ड दिया गया है। तो इनमें से इंडिया के किस पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है? बताइए सर। सतुपति में बी। ओके, करेक्ट आंसर इज डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा एक इंडियन एजुकेटर हैं और सोशल वर्कर हैं, जो हमारी देश की जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं, है ना,
जैसे हमारे उड़ीसा में कुछ अपनी लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनकी इसी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया गया था। ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपने एरिया की इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं। टू सेलिब्रेट द यूनेस्को के हिसाब से जो आपका देखो, ये दिन याद रखना, February 21 सेलिब्रेट होता है एज ए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। ये दिन याद रखना, February 21 इज सेलिब्रेटेड एज ए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो यूनेस्को के हिसाब से दिस डे एम्स टू सेलिब्रेट द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द वर्ड इन इट्स मल्टीप्लिसिटी, committing to the preservation of diversity of languages as a common heritage and working for quality education in mother tongues for all। ठीक है। तो मदर टंग्स में आपकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो सके और कोई भी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट ना करे, हर एक लैंग्वेज को हम प्रमोट करें, इसीलिए ये आपका ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बांग्लादेश की जो आपका प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था टू डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। चलो सर, हो जाता है, कोई बात नहीं, डी लगा दिए तुक्का, कोई बात नहीं। मतलब सी सुनने में अच्छा लग रहा था, बी अच्छा लग रहा था, कोई बात नहीं, बी की जगह डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज डिलीवर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम टू द इंडियन आर्मी? बताइए सर, किस कंपनी ने अभी एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम, जो दुनिया का पहला फुली ऑपरेशन स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, इंडियन आर्मी को डिलीवर किया? स्वार्म ड्रोन सिस्टम क्या होता है? स्वार्म क्या होता है? स्वार्म होता है एक झुंड को कहते हैं, है ना। जैसे बहुत छोटी छोटी मक्खियां हैं ना, अगर बहुत सारी मक्खियां इस तरह से झुंड में आए तो उनके जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है? स्वार्म कहलाता है। इसी तरह से एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम होगा जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे छोटे 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 छोटे, मतलब बहुत छोटे नहीं, बहुत सारे ड्रोन्स का एक पूरा ग्रुप होगा, तो ये इकट्ठा एक साथ अटैक करेंगे। तो ये जो पूरा स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, ये किसको दिया गया है? इंडियन आर्मी को दिया गया है। अब आप ये सोचो सर, हर एक ड्रोन का क्या अलग रिमोट कंट्रोल होगा? नहीं। ये स्वार्म ड्रोन सिस्टम की खासियत ही यही है कि ये कई सारे ड्रोन्स होंगे, लेकिन इन सारे ड्रोन्स को एक ही जगह से आप रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको खास कहा जा रहा है। ये इंडियन आर्मी को रिसीव हो गया है। तो ये कहाँ से हमें मिला है? ये मिला है सर हमें न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज से। तो ये छोटे और लाइट वेट एरियल व्हीकल्स का, जिनको एक स्टेशन से कंट्रोल किया जा सके, उनका एक कलेक्शन होता है, ठीक है। और इनमें आप डिफरेंट डिफरेंट वो भी बना सकते हो, पैटर्न्स बना सकते हो, ठीक है। टू अलग अलग डिफरेंट तरह के फ्लाइंग फॉर्मेशंस बना सकते हो, ताकि सर्विलेंसिंग में भी काम आ सके और अटैक में भी काम आ सके, ठीक है। चलो, नहीं ये क्वेश्चन रिपीट नहीं, वो ड्रोन का वो क्वेश्चन अलग था, जो आप सोच रहे हो ना, रिपीट नहीं है, वो अलग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ सर। इंडियाज फर्स्ट सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, यानी जो वेस्ट हमारा जो जनरेट हो रहा है ना, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, उससे हम क्या जनरेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसा इंडिया में पहला प्लांट कहाँ लग रहा है? ये क्वेश्चन रिपीट है सर, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इंडिया का पहला सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? ये सर कुछ तो याद होगा ना, जब लास्ट टाइम करा था। हाँ जी, क्या लगता है सर, क्या होगा आंसर? वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, बताइए सर, क्या लगता है क्या होगा? ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज पुणे, ठीक है। तो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द ग्रीन बिलियंस विल यूज वेस्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70, करेक्ट आंसर इज पुणे। हाँ जी सर। चलो, तो आज फिर सर ये क्वेश्चन नंबर 17 तक ही रखेंगे, है ना। फिर इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। तो आगे इसके क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, चलिए तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।